मित्रों नमः संस्कृताय ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल पर आज हम जो है और वह जो हमारा पेपर आज उसकी हम व्याख्या करेंगे। प्रश्नों को और चारों विकल्पों की व्याख्या करेंगे कि इसमें कौन सा प्रश्न हमारा सही है और कौन सा हमारा प्रश्न गलत है। और यदि आप हमारे इस ऑनलाइन कक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। अपना नाम, अपना स्थान आदि चीज़ों को लिखकर व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ से हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और जो भी आपका फीस होगा वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। और हमारा जो पहला प्रश्न है कि यहाँ पर थोड़ी सी जो ये प्रश्न संख्या है आगे पीछे हो गई है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, हमें प्रश्न से मतलब है। तो पहला प्रश्न है कि नीति मार्ग के न परिलंघयन्ति, कि नीति के मार्ग को कौन लोग जो है उल्लंघन नहीं करते। तो यहाँ पर दिया है कुलीना, जना, सेवकाह और बालकाह। तो नीति मार्ग अर्थात भर्तृहरि के एक ग्रंथ है जिसका ग्रंथ का नाम है नीति शतक। तो नीति शतक में जो पद कहा गया है उसमें जो एक कुलीन वर्ग हैं वह कभी भी जो है नीति के मार्ग को कभी भी वह उल्लंघित या कभी भी उसको जो है लांघते नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बने अपि पदे कह संधि। तो यहाँ पर देखा गया कि बने अपि पदे कह संधि, तो बन अपि में इस पद में कौन सी संधि है। यह तो जो है या तो कह लीजिए यह जो आयोग परीक्षा करा रहा था इसमें हिंदी भी जोड़ा है और संस्कृत भी जोड़ा है। बने अपि पदे कह, उसके बाद उन्होंने हिंदी का प्रयोग कर दिया, संधि है। तो यह उसकी महानता है। लेकिन हमें क्या है कि बने अपि में संधि है, तो इसको जानने के लिए संधि, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पर रूप, अयादि, पूर्व रूप और यण संधि। तो यहाँ पर देखा जाए पूर्व रूप और पर रूप में से कोई एक संधि यहाँ पर होगी। अयाद इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस पद में यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। यण इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी इस पद में यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर यह दिखाई पड़ता तो हम इस और इस ऑप्शन पर चर्चा करते, लेकिन यहाँ पर रूप है और पूर्व रूप है। तो बने अप में एक नियम है कि यदि पद के अंत में यदि पदांत अंत होगा और वह अंत कैसा हो, एकार हो और ओकार हो। यदि पदांत अंत हो माने पद के अंत का कोई ए हो और ओ हो, तो यहाँ पर जब हम इसको अलग करेंगे तो एक शब्द बनेगा बने और दूसरा शब्द बनेगा अपि। एक शब्द बनेगा वने और यह बने जो है इसमें विभक्ति लगकर जैसे रामे बना है उसी तरह बने बना है। तो यह पद के अंत का है क्योंकि सुप तिगंतम पदम। तो इस बन में जो है सुप तिगंत लगकर बने बना, तो पदांत का ये एकार हुआ। जब यह पदांत का एकार हुआ तो पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि यह क्या होती है, पर वर्ण के जैसा हो जाना, वह पर रूप संधि है और पूर्व वर्ण के जैसा हो जाना वह पूर्व संधि है। तो पर वर्ण के जैसा हो जाना पर रूप और पूर्व वर्ण के जैसा हो जाना पूर्व रूप। तो पर रूप संधि का यही नियम था कि पदांत का एकार ओकार होगा तो वहाँ पर पूर्व रूप होगा। तो पूर्व रूप में क्या कहलाएगा, बने में एकार था, ए मिला और इधर अ मिला और ये दोनों मिलकर ये अपना ए स्वरूप बना लिए और यहाँ पर अ था तो अ अवग्रह में रहता है। कभी भी हमें इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो मिलकर बनेगा, तो इसका जो विकल्प सही होगा वह हमारा विकल्प सही होगा पूर्व रूप। अगला हमारा प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। तो यह आपसे पेपर में शुद्ध और अशुद्ध नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि आपको अनुवाद आता है कि नहीं, आप पुरुष का सही प्रयोग कर पाते हो कि नहीं। एक ही प्रश्न में वह सारी चीज़ें पूछ लिया। तो पहला ऑप्शन दिया है अहम गृहम गच्छति। तो यहाँ पर देखा गया अहम उत्तम पुरुष का करता है और गच्छति जो है यह प्रथम पुरुष का करता है। तो यह वाक्य पूरी तरह गलत हो गया। उसके बाद दिया सह गृहम गच्छसि।
सह जो है प्रथम पुरुष का कर्ता है, गच्छसि जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है, इसलिए यह भी वाक्य क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा दिया है त्वम गृहम गच्छति, तो त्वम जो है यह मध्यम पुरुष का कर्ता है और क्रिया जो है प्रथम पुरुष का है, इसीलिए यह भी वाक्य क्या हुआ, गलत हो गया। लास्ट में दिया है त्वम गृहम गच्छसि, तो यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की है, इसीलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो यहाँ पर दिया है व्याकरण की और उसके बाद दिया है पद्य की, गद्य की। तो छंदानुगत प्रणाली जो होती है छंदानुगत जो प्रणाली होती है वह हमारा पद्य का होता है, क्योंकि पद्य में मात्राओं और जो मात्राओं की संख्या होती है, वर्णों की संख्या होती है, वह निश्चित होती है और बाकी में किसी भी वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती, इसीलिए छंदानुगत जो प्रणाली होती है वह हमारी पद्य में होती है, अर्थात इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा है ध्री धातु में 3 प्रत्यय योग करने पर रूप बनेगा। एक हमारी धातु है ध्री, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धृति, धृत्वा, धरति और उसके बाद दिया है धति। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता था कि आप व्याकरण के जानकार हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अधिकांश बच्चे धरती ही मार देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर री का अर हो जाता था, री का अर होता था। तो आप यह ज्ञान जानते हैं कि आप यह ज्ञान जानते हैं, तो आप माहेश्वर सूत्र से या लघु सिद्धांत कौमुदी से परिचित हैं कि नहीं। यहाँ पर न कि हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, यहाँ पर बचा क की लसक तद्धिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ती, और जब इसको हम जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा धृति, और सु आदि लाएंगे तो धृति शब्द बनेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। सर्वनाम यह होता है कि नाम की जगह किसी अन्य नाम से अगर उसे बुलाया जाए वह सर्वनाम है। और यहाँ पर दिया है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में 2 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करती है। ये दोनों लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो दूर बैठा है बात करते हैं, तो यह हमारा प्रथम पुरुष कहलाएगा, यह हमारा प्रथम पुरुष कहलाएगा। उसके बाद दिया गया कि जिससे हम बात करते हैं, सपोज दैट यह व्यक्ति जो है इससे बात कर रहा है, तो यह जो बात करने वाला व्यक्ति होगा यह मध्यम पुरुष कहलाएगा, और जो बात करने वाला होता है वह क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। तो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर वह व्यक्ति, मान लीजिए हम उत्तम पुरुष के बारे में बता रहे हैं, उत्तम पुरुष सपोज दैट कोई व्यक्ति होता, तो यह उत्तम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष हो जाता। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए मध्यम पुरुष हुए, और हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएंगे। तो बात करने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है, जिससे बात करते हैं मध्यम पुरुष होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अहम, आवाम, वयम। अपने के लिए हम लोग मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये तुम का रूप है, ये प्रथम पुरुष का है, और ये भी जो है प्रथम पुरुष का है। तो यहाँ पर जो वयम ऑप्शन है यह उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सज्जन, साधुत्तम, पावक, जलाओ। तो यहाँ पर आपको यह नहीं पूछा गया कि इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है। व्यंजन संधि
वह और भी उदाहरण डाल सकता था, लेकिन यहाँ पूछने का अर्थ था कि आप शब्दों में विभेद कर पाते हो कि नहीं। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो साधु प्लस उत्तम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साधुक्तम, पावक का हो जाएगा पोधन अक, पावक हो जाएगा। जलौघ का है जल प्लस ओघ, जलौघ हो जाएगा। और यह जो है सत प्लस जन तो सज्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जानना चाहता था कि आप व्यंजन संधि जानते हैं कि नहीं, तो उन्होंने इसलिए संधि युक्त शब्द को दिया। साधु उत्तम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, यहाँ पर अयादि संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, और यहाँ सज्जन में जो है व्यंजन संधि है, और व्यंजन में जो है यह सचुत्व संधि है। इसीलिए यहाँ पर यह जो है प्रथम ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। चोर भयम एक पद है, तो आप जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे एक सूत्र आता है पंचमी भयन, एक सूत्र है पंचमी भयन, जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है कौन सा तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है। अगला हमारा प्रश्न है कि ड का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये ट वर्ग में ड वर्ण आता है, ट वर्ग में हमारा ड वर्ण आता है, तो ड पूछ रहा है तो री टू रसाणाम मूर्धा है, आपको याद होगा। तो इस प्रश्न का जो है चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, बहुत नॉर्मल सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की हमको लगता है इस प्रश्न को किसी ने कोई भी गलत नहीं किया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर वर्ण नहीं पूछा गया, यहाँ यह जानना चाहता था वह आयोग आपसे कि आप प्रत्याहार बनाना जानते हैं कि नहीं, आप आदिर अंतेन सहेता जानते हैं कि नहीं, आप आदि अंतेन सहेता जानते हैं कि नहीं, यह चीज़ वह जानना चाहता था। तो इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं तो आप अयुण, और उसके बाद दिया है अयुण ऋलिक, इसी तरह अन्य भी सूत्र हैं। तो वहाँ ई से और क तक के वर्णों के अंतर्गत हमें वर्णों को लेना था, ई उ री और लृ। अगला हमारा प्रश्न है रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा। तो आपको अगर रूप याद होगा रमा रमाम रमया रमायई, तो यहाँ पर प्रथम विकल्प ही सही है जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। अगला हमारा प्रश्न है अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। मम दिया है, इस्माकम दिया है, नह दिया है, तव दिया है। तो तव यहाँ पर होगा नहीं, मम होगा नहीं, इस्माकम होगा नहीं, तो बचा नह। तो बहुवचन रूप पूछा है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि इन्होंने वैकल्पिक रूप यहाँ पर डाल दिया है। वैकल्पिक रूप बनता है में, वैकल्पिक रूप बनता है मा नौ नह, में नौ नह, और अंतिम बनता है में नौ नह। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यह द्वितीया में बनता है, यह चतुर्थी में बनता है, यह षष्ठी में बनता है। तो यहाँ पूछा गया अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है, न है। इस ऑप्शन में जो विकल्प संख्या 3 सही है। अगला हमारा प्रश्न है हरय क्रुध्यति में कौन सा कारक है। तो आप हरि का रूप पढ़ेंगे, हरि, हरिम, हरिणा, हरय। तो हरय शब्द में जो है चतुर्थी लगी है, इसीलिए इसमें क्या है संप्रदान कारक अर्थात पहला विकल्प सही है। अगला हमारा है बगुले को संस्कृत में कहते हैं, काक माने कौवा होता है, कपोत माने कबूतर होता है,
चटक माने पक्षी होता है और बक माने बगुला होता है, इसीलिए बगुले को संस्कृत में बक कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा गम्यता में, यह सही है। आगे देखते हैं कि बालकावपि संधि विच्छेद होगा। बालकावपि यह पूरी तरह गलत है। बालकौ अपि तो यहाँ पर देखा गया औ का क्या आदेश होता था याद संधि में, आव आदेश होता था। और दिया है बालकः आवपि, यह पूरी तरह गलत है क्योंकि विसर्ग लगा है। और उसके बाद दिया है बालकाव अपि, यह भी पूरी तरह गलत है। अ मिलकर बालकावापि बनेगा, तो यह भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है, बालकौ है। लास्ट में औ आ रहा था, आगे आ रहा था, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आव आदेश हो जाएगा याद संधि से और बनेगा बालकावापि, अर्थात इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा है सहयुक्ते अप्रधाने अर्थात सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो सह साकम सार्धम समम एक सूत्र है कि सह के योग में जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है तो पिता पुत्रेण सह, तो यहाँ पर लगता कौन सा है, तृतीया विभक्ति लगती है। जिसके साथ जाया जाता है तो सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का तीसरा पहला विकल्प सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है अनुरूप में समास है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा इस प्रश्न का विकल्प, क्योंकि यहाँ पर रूप के योग एक सूत्र है, उसके हिसाब से यह अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यह उपसर्ग से युक्त है। जो उपसर्ग से युक्त होते सब पद बनते हैं वह हमेशा अव्ययी भाव समास होते थे। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला दिया है संस्कृत में अयोगवाह की वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं। देखा जाए तो संस्कृत में पूछा है तो 8 होगा, और मूलतः अगर हाई स्कूल इंटर सिलेबस के लिए अगर ये पूछा है तो 5 होगा। लेकिन आयोग ने जो माना है वह 4 उत्तर सही माना है। इन्होंने यम वर्ण को छोड़ दिया है, अनुस्वार, अनुनासिक, उपधमानी और जिह्वा मूल, इन्हीं 4 वर्णों को उन्होंने जो है ये प्राइमरी वाले जो होते हैं क्या कहते हैं पीएनपी ने इनको जो है 4 माना है। संस्कृत में मूलतः 8 होते हैं, लेकिन जो मानक है कि वह 5 हमेशा मानना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि तत्रयु में संधि है, वृद्धि है, दीर्घ है, गुण है, पूर्ण रूप है, इसमें वृद्धि संधि है। अगला हमारा प्रश्न है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। यहाँ पर जितने भी नाटक दिए गए हैं, जितने भी रचनाएं हैं विरचित, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, यह चारों रचनाएं इनकी है। लेकिन इसमें से नाटक कौन है, तो इसमें से यह खंड काव्य है, महाकाव्य है, और यह जो उनका है नाटक है। और नाटक के साथ साथ यह त्रोटक भी है, नाटक के साथ साथ त्रोटक भी, अर्थात इस प्रश्न का जो है हमारा पहला विकल्प सही है। तो यह हमारे अगला हमारा प्रश्न है कि कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। तो आपको एक सूत्र याद होगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, कि इन शब्दों के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वस्ति पद के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला हमारा शब्द है प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द नहीं है। अपि, यूयम, तौ, तस्मयी, यूयम भी सर्वनाम है, तौ भी है, सह तौ, और ये तस्मयी रूप बनता है चतुर्थी में। तो यहाँ अपि जो है यह अव्यय है, इसीलिए यह सर्वनाम, इसलिए इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे दिया गया है षणवती, हिंदी संख्या का बोधक है 67, 66, 96, 36। तो यहाँ पर आपसे
संख्याओं का ज्ञान नहीं पूछ रहा था, यहाँ पर संदेह हुआ है, सट हुआ है, फिर नाम नवति है। आप जब पढ़ेंगे उच्च कक्षाओं में तो वहाँ से नवति शब्द अगर बाद में हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, न का ड़ हो आदेश होकर षणवति रूप बनता है। तो यह 96 के संख्या को बोधित करता है, तो षणवति का अर्थ क्या होगा, 96 होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है। प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा बहु एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो यहाँ पर लिखा है कि नद्यः शब्द और वचन है, तो यहाँ देखा जाए प्रथमा एक वचन में नद्यः बनेगा, षष्ठी बहुवचन में यहाँ पर जो है नदी नाम बनेगा। उसके बाद दिया है प्रथमा एक वचन में जो है नदी बनेगा, और षष्ठी एक वचन में जो है यहाँ पर नद्याः रूप बनेगा। तो यहाँ पूछा गया है नद्य शब्द में विभक्ति है, तो नद्य शब्द में नद्यः रूप में जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। अगला शब्द दिया है पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इस प्रश्न में तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। तो रूप जो चलता है पिता, पितरौ, पितरः, फिर चलता है पितरम, पितरौ, पितृन। तो द्वितीया बहुवचन है, क्या है, द्वितीया बहुवचन। तृतीया एक वचन में पितृण बनेगा, द्वितीया एक वचन में पितरम बनेगा, और प्रथमा बहुवचन में पितरः बनेगा। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। तो यह हमारा जो है 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर था जो विगत वर्षों में पूछा गया था, इसका व्याख्यात्मक हल था। अच्छा लगा हो तो लोगों तक इसे पहुंचाएं, और आप हमारे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जुड़ें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।